ड्रग्स हर जगह फैल गई है, हर जगह की अब ये रिक्वायरमेंट बन गई है, फैशन की तरह। शादियों में भी, मेहंदियों में भी आजकल ये रिवाज आ गया है, कोकेन पीना और एक्सटेसी गोलियां खाना, तो ये हर जगह ये फैल चुका है। ड्रग्स की मेजर गुजरगाह बलूचिस्तान है, लेकिन केपी में भी ड्रग्स का इशू है। वो जो ड्रोन्स के जरिए बाहर भेजते हैं, पूरी बेल्ट में रेंजर्स के साथ मिलकर ये करना चाहिए। ड्रग की एडिक्शन है, किसी को भी लग सकती है, इट इज़ अवेलेबल। इसको हम किसी डिजीज़ की तरह नहीं लेंगे, किसी बीमारी की तरह नहीं। फैमिली को पता चल भी गया तो नोबडी हेल्प देम। MI-17 जो थे वो हैं अभी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ सर्विस हैं। आइस का बहुत है, जैसे मैंने जिक्र, वेपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पिल्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तादाद ज़्यादा है लड़कियों की, और केसेस भी लड़कियों की ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार और माहिरीन सेहत के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदार ओहदेदारों का दावा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 25 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी और सेहत के लिए ख़तरनाक नशा, 80 से ज़ायद नशा आवर गोलियाँ, कैप्सूल्स और माया हालत में नशा आवर मशरूबात तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों की ज़ेर इस्तेमाल हैं। अगरचे मुनशियात का बाकायदा इस्तेमाल करने वालों की इस कसीर तादाद का मुस्तनद दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे माहिरीन भी नहीं मिलते जो मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से कम होने का दावा करते हैं। इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तरीन नशे की ज्यादातर अक़साम बड़े शहरों के पोश इलाकों से लेकर छोटे शहरों, कस्बों, देहात, हत्ता के तालीमी इदारों, सरकारी दफातर, शुमाली इलाकाजात और कई दूसरे तफरीही मकामात पर भी दस्तयाब हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान भी जाएंगे ना, आप कहीं नारायण कागान भी चले जाएंगे, वहां पे भी आपको ड्रग्स। आप कश्मीर घूमने गए हो ना, वहां पे भी आपको आपकी मनपसंद ड्रग्स आपको देना अवेलेबल। मरी गए ना आप घूमने, शराब के बाद कोकेन का दिल कर रहा है तो वहीं ऑर्डर पे आ जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई ऐसे मुनशियात फरोश गैंग गिरफ्तार किए हैं जो बैनुल अक़वामी कोरियर कंपनियों के जरिए मुल्क भर में आसानी के साथ मुनशियात सप्लाई कर रहे थे। बहुत से मुनशियात फरोश गैंग्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुनशियात की सप्लाई और फरोख्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और बड़े शहरों में मखसूस पार्टियां और फंक्शंस हर किस्म के नशे की फरावानी और दस्तयाबी के साथ मुनक्किद किए जाते हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम कई माह से मुनशियात की मुल्क में फरावानी और इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बारे में तहकीकात कर रही थी, जिसमें सामने आने वाले हकायक और आदाद-ओ-शुमार बहुत हैरानकुन और खौफनाक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स और माहिरीन का बयानात से पता चलता है कि पाकिस्तान में नौजवानों और खास तौर पर तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद इस मोहलिक नशे की वबा की लपेट में आ चुकी है, और एक ताज़ा तरीन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हर 10वां तालिब इल्म नशे का आदी है। प्राइवेट तालीमी इदारों के बारे में कहा जा रहा है कि मुनशियात फरोश गैंग्स इन इदारों में सरगर्म अमल हैं, और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो शायद अगले 10 वर्षों में हमारे तालीमी इदारे सिर्फ नशे ही पैदा करेंगे। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी के ड्रग डीलर को इस तहकीकाती रिपोर्ट के लिए मालूमात फराहम करने के लिए राजी किया, जिसने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गरज पूरे मुल्क में ड्रग्स के इस कारोबार और इसके साथ जुड़े हुए हकायक से पर्दा उठाया। कराची को पाकिस्तान में मुनशियात का हब करार दिया जाता है।
ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد 22 سے 25 لاکھ کے قریب ہے۔ کراچی میں منشیات کا کاروبار کرنے والے درجنوں مافیاز سمندری راستوں، بلوچستان سے ملحد سرحد، ہوائی جہاز کے ذریعے منشیات اسمگل کرتے ہیں اور پھر منشیات کو کراچی شہر اور ملک کے دوسرے علاقوں میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ کراچی میں کوکین، شراب، ہیروئن، کرسٹل میتھ، نیند کی گولیاں، چرس، ماریوانا اور منشیات کی دوسری قسمیں آج اتنی آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں کہ کوئی بھی انہیں آن لائن آرڈر کر کے گھر پر وصول کر سکتا ہے۔ ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم نے ڈرگ ڈیلر کے ساتھ راولپنڈی کے ایک خفیہ مقام پر اس شرط پر ملاقات کی کہ اس کی شناخت اور لوکیشن ظاہر نہیں کی جائے گی۔ ڈرگ کیپٹل ہے پاکستان کا کراچی، منڈی ہوتی ہے وہ کراچی میں کیونکہ ڈیو ٹو کوئٹہ اینڈ پشاور اینڈ سمندری روٹ۔ اینٹی نارکوٹکس کے اہلکار نے نام کو صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم کو بتایا کہ کراچی میں منشیات کی بڑھتی ہوئی دستیابی کی ایک وجہ ان کی کم قیمتیں ہیں اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ منشیات کا استعمال شروع کرنے کی اوسط عمر 18 سال ہے۔ اینٹی نارکوٹکس کے عہدیدار نے ہم انویسٹیگیٹس کو بتایا کہ والدین کی عدم توجہ، نوجوانوں کی تعلیم میں عدم دلچسپی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور تعلیمی اداروں میں منشیات فروش گروہوں کے اڈے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتوں اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی ایک اہم ترین وجہ منشیات کے کاروبار کا پھیلاؤ ہے، کیونکہ شہر میں جرائم پیشہ گروہوں کی سرپرستی کرنے والوں میں منشیات کے بڑے اسمگلر اور ڈرگ مافیاز شامل ہیں، جن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بعض اہلکاروں کی بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔ 20 برسوں سے منشیات کے کاروبار سے منسلک اس ڈیلر کا دعویٰ ہے کہ وہ کراچی، لاہور اور اب دارالحکومت اسلام آباد میں یہ کاروبار کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ڈرگز کا استعمال اب ایک فیشن بن چکا ہے اور اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ یہ فیشن بن گیا ہے، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ ہر پارٹیز میں، ڈانس پارٹیز میں، شادیوں میں بھی، مہندیوں میں بھی آج کل یہ رواج آ گیا ہے، کوکین پینا اور ایکسٹیسی گولیاں کھانا، تو یہ ہر جگہ یوز ہو رہا ہے اب یہ ڈرگز، یہ پھیل چکا ہے۔ ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم کے ساتھ بات کرتے ہوئے مذکورہ ڈرگ ڈیلر نے بتایا کہ ڈیزائنر ڈرگز اور عام ڈرگز کیا ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں، عام طور پر انہیں کون استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ کا ایک شہر ہے جس کی نمبر 1 ویڈ پوری دنیا میں، خالی پاکستان میں نہیں، انڈیا میں، ممبئی کی پارٹیز میں، دہلی کی بڑی پارٹیز میں، بالی ووڈ کی بڑی بڑی پارٹیز میں، ہالی ووڈ کی انفیکٹ ڈیزائنر ڈرگز چلتے ہیں جو سب سے مہنگے ترین ڈرگز ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان صحافی جو عرصہ دراز سے اس علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ اور خاص طور پر افغانستان کے راستے پاکستان میں اسمگل ہونے والی منشیات کی مختلف اقسام پر تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم کو خصوصی انٹرویو دیا۔ ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم نے اس نوجوان صحافی کی شناخت ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ قبائلی علاقوں میں منشیات کی اسمگلنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے تو ان کا کہنا تھا، مین جو چیز ہے وہ تو افیم ہے، افغانستان سے آتے ہیں، ادھر کاش بھی ہوتا ہے اور ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بھی کاش ہوتا ہے، مطلب کچھ ایسے علاقے ہیں کہ ادھر کاش ہو جاتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ انتظامیہ ہے وہ کبھی کبھار آپریشن کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں فصل کو، لیکن پھر بھی کچھ ایسے علاقے کہ ادھر ان کی وہ نہیں جا سکتے، ان کے پہنچ سے دور ہے، تو ادھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو افیم ہے، دوسرا جو ہے وہ چرس ہے، اور جو سب سے تباہ کن ہے اور خطرناک ہے وہ آئس ہے۔ آئس جو ہے وہ خودکش بمبار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی پولیس کے ایک سابق سربراہ نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ہم انویسٹیگیٹس کو بتایا کہ جب پولیس کے ملازم خود نشہ کریں گے، نشے کا کاروبار کریں گے، تو وہ صوبے میں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نشے کی لعنت کو کیوں روکیں گے؟ خود پنجاب پولیس کی طرف سے مرتب کی گئی ایک خوفناک رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ صوبے بھر میں 250 سے زائد پولیس ملازمین منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے براہ راست منسلک ہیں۔ پنجاب پولیس کی سرویلنس برانچ کی تیار کردہ اس رپورٹ کے مطابق چھوٹے رینک کے ملازمین سے لے کر
आला ओहदों पर मौजूद पुलिस अफसरान, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, सूबे में चर्स, हेरोइन और आइस की तिजारत और नक्लो हमल में बराह रास्त मुलविस हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को मालूम हुआ है कि आईजी पंजाब को पेश की जाने वाली इस रिपोर्ट में मौजूद मालूमात की बुनियाद पर महकमाना सतह पर गिरफ्तारियों और तफ्तीश का काम शुरू हो चुका है। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर पंजाब पुलिस और मुनशियात के इल्ज़ाम के बारे में क्या कहते हैं? हमने ब्लैक शीप को महकमे से निकालने में और इन गैंग्स के साथ जिनका ताल्लुक था उनको हमने न सिर्फ डिसमिस किया है बल्कि बाज़ हमने उनके ऊपर रेड्स भी किए पुलिस वालों को और गिरफ्तार करके बाज़ तो बल्कि इश्तिहारी एक बड़ा हमारा मेन केस में बंदा हुआ। हमने इसके अलावा जो ड्रोन्स के ज़रिए बाहर भेजते हैं, यानी मुल्क के क्रॉस एक केमिकल है एसिटिक एनहाइड्राइड, वो आता है, ये जो बाकी चीज़ आती है, उसके सिलसिले में भी हमने पूरी बेल्ट में रेंजर्स के साथ मिलकर ये कार्रवाई शुरू की है। एसएसपी आफ्ताब फलरवान ने लाहौर पुलिस के एहलकारों की मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तारी पर हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को बताया। मजहर इकबाल डीएसपी NIU था। जब हमें पता चला कि वो मुनशियात के धंधे में मुनशियात फरोशों के साथ मिलकर इस मज़मूम कारोबार को कर रहा है, तो उस पर पर्चे दर्ज हुए, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, जिसकी वजह से वो मफरूर हो गया और आज तक वो मफरूर है, जिसको हमने इश्तिहारी करवा दिया है। SHO हदियारा खालिद खान, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका है। SHO शदरा, वो मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस था, वो भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका है। तो हमने सबसे पहले अपने महकमे के अंदर जो काली पेड़े हैं उनका सफाया किया है। मुनशियात फरोशी में रिसेंटली हमने कांस्टेबल अकील को भारी मकदार के साथ गिरफ्तार किया और उसको मुलाजमत से भी फारिग कर दिया गया है। मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस किरदारों और नेटवर्क्स की सूरत हाल ये है कि अब ये कारोबार सिर्फ मकामी लोगों ही के पास नहीं बल्कि इसमें बैनुल अक़वामी गिरोह भी शामिल हो चुके हैं। पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों चॉकलेट्स और टॉफीज में खतरनाक तरीन नशा सप्लाई करने वाले एक इंटरनेशनल गिरोह जॉर्डन गैंग को गिरफ्तार किया। मुनशियात सप्लाई करने वाला ये गैंग ड्रग्स से भरी हुई इंपोर्टेड चॉकलेट्स कोरियर सर्विस के जरिए फरोख्त कर रहा था। DHA में फेज 6 के इलाके में हमने रेड की, तमाम मुनशियात फरोश हैं उनको पहले गिरफ्तार किया, फिर उनके घरों पे गए और घरों के अंदर से जो मुनशियात बरामद हुई, जिसमें वीड है, कैनबस है, मैरिजुआना है, जिसमें मशरूम्स हैं, CBD वेप्स हैं, जो बड़े एडवांस चॉकलेट जिसमें वो अपनी नार्कोटिक्स वगैरह उसमें पैक करते थे और वो चॉकलेट फॉर्म में या जेली फॉर्म में वो प्रोवाइड की जाती थी। इंटरनेशनली और नेशनली ये रैकेट ऑपरेट कर रहा था और यू विल बी सरप्राइज टू नो ये कोरियर सर्विसेज को यूज़ करता था। लाहौर में अगर कोई प्रोवाइड कर सकता था, ये वो किस्म थी, अगर कोई प्रोवाइड कर सकता था तो वो सिर्फ जॉर्डन। मुनशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए रियासती सतह पर एक मुकम्मल सर्द मोहरी पाई जाती है। मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारों, इंसदाद मुनशियात के सरकारी इदारों और कई तहकीकाती इदारों की तरफ से पेश किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में नशे के आदी अफराद की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है और इसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क में मुनशियात के इस्तेमाल की इस गैर मामूली लहर और मुनशियात स्मगलरों की यलगार के पेश नज़र ऐसे बहाली मराकज़ यानी रिहैब सेंटर की जितनी ज़रूरत है उसका अशर अशीर भी मुल्क में मौजूद नहीं। ANF और वजारत सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 7 मॉडल ट्रीटमेंट, रिहैब सेंटर और इंटीग्रेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। ये सेंटर्स कराची, सक्खर, हैदराबाद, इस्लामाबाद और कोयटा में कायम किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब मुनशियात की आदत की रोकथाम के लिए पंजाब के 10 अस्पतालों में मॉडल ड्रग अब्यूज सेंटर्स कायम किए गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक
खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की निगरानी में एक रिहैब सेंटर काम कर रहा है। इस किस्म के रिहैब सेंटर्स का अमला मालूमात की फराहमी में मीडिया के साथ ताउन नहीं करता और ऐसे सेंटर्स का जो कारोबारी इदारे या अफराद चलाते हैं वहां पर होने वाले इलाज के बारे में बहुत से सवालात उठाए जाते हैं। इस्लामाबाद में कायम एक निजी रिहैब सेंटर में दाखिल एक नशे के आदी नौजवान ने बताया कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा है। मैं जी साइंटिस्ट हूँ कंप्यूटर साइंस में, और फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग रिसर्च इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लैब नोट्स पढ़ाए जाते हैं। मैं आया था यहाँ पे, मामा की डेथ हुई थी और थोड़ा सा मुझे एंगर मैनेजमेंट का इशू था। मेरे अब्बू ने मुझे यहाँ पे लाया और फ्रॉम लास्ट 25 days डूइंग वेरी नाइस। बड़ी स्किल्स मैंने सीखी यहाँ पे जो कि मेरे अंदर कमी थी काफ़ी। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान बैरूनी दहशतगर्दों और स्मगलरों की दरअंदाजी के लिए बहुत आसान मुल्क वाक़ हुआ है, जहाँ हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ 1500 किलोमीटर से ज़ायद सरहदी पट्टी दहशतगर्दों और स्मगलरों की आसान गुज़रगाह साबित हुई है। अगरचे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान इस तवील सरहद को बाड़ लगाकर महफूज बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बदकिस्मती से इस सरहद को भी पूरी तरह महफूज नहीं बनाया जा सका। मुनशियात के स्मगलरों की पसंदीदा जन्नत बलोचिस्तान और ईरान की सरहदी पट्टी है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वफाकी इदारे पाकिस्तान कस्टम्स के 2 कलेक्ट्रेट यहाँ पर सरहद पार स्मगलिंग रोकने के जिम्मेदार हैं। क्वेटा कलेक्ट्रेट और गवादर कलेक्ट्रेट के बस की बात नहीं कि वो 800 किलोमीटर से भी तवील इस सरहदी पट्टी को स्मगलरों के लिए बंद कर दें। पाकिस्तान कस्टम्स के साबिक डीजी और गवादर के साबिक कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर अरसलान ने हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम से बात करते हुए बलूचिस्तान के इस स्मगलिंग रूट के बारे में बताया। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो हमारा इतना तवील बॉर्डर है और आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए कि बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। गवादर कलेक्ट्रेट अलग कर दी कस्टम्स की और क्वेटा कलेक्ट्रेट अलग। कलेक्टर से लेके और नीचे सिपाही तक कुल 200 बंदा था और वो तकरीबन कोई 650 तो सिर्फ पोस्टल लाइन है और फिर इसी तरह 700-800 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर एरिया सिर्फ गवादर कलेक्ट्रेट में। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद, जिसे स्मगलरों की बुनियादी गुजरगाह करार दिया जाता है, वहाँ कस्टम्स के हुक्काम की मौजूदगी का ये आलम है कि हर 100 किलोमीटर के फासले पर कस्टम्स की एक चेक पोस्ट कायम है, जहाँ कस्टम्स के 1 दर्जन से भी कम एहलकार सरहद पार से स्मगलिंग रोकने जैसी अहम तरीन जिम्मेदारी निभाते नजर आते हैं। उनके पास सर्वेलेंस के लिए तकरीबन कुछ भी नहीं। बाज़ औक़ात वो अपनी ज़ाती हिफाजत तक नहीं कर पाते। साबिक डीजी कस्टम्स हैरान कुन इंकशाफात करते हुए बताते हैं, कस्टम्स को इन्हेंस करके उसकी मैन पावर को, उसकी फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ से मुराद ये आप गैजेट्स दें उनको बजट दें, उनको गाड़ियाँ दें ताकि वो सर्वेलेंस करें। ये होगा, प्रेजेंस तभी होगी, वरना तो ये 100 किलोमीटर के बाद एक चौकी है कस्टम की, वहाँ पे 8-10 बंदे हैं, उनको पिकअप करके ले गए, यानी देवर किडनैप्ड, वो अगवा करके ले गए। अगवा के बाद फिर महीने 1.5 की कोशिशों के बाद हमने उनको रिकवर किया। यानी इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के मरकजी इदारे पाकिस्तान कस्टम्स के अंदरूनी हालात की कहानी भी बहुत दिलचस्प और हैरान कुन है। इदारे के 2 विंग्स आपस में ही दस्तों गिरेबां हैं और इख्तियारात से तजावुज़ और बाज़ औक़ात जिम्मेदारी के तयन की खींचातानी में ज़्यादा क़ुव्वत सर्फ हो जाती है और इदारे का असल मकसद कहीं बहुत दूर खो जाता है। कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम इन्फोर्समेंट नाम के इन 2 शोबों में खींचातानी के बारे में डॉक्टर अरसलान बताते हैं। अपने इस टेन्योर के दौरान मैंने ये देखा है कि 2 पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस कस्टम में बन गई हैं। एक एनफोर्समेंट की कलेक्ट्रेट्स हैं और एक कस्टम इंटेलिजेंस का महकमा है जिसको एक डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, जो फिर FBR को रिपोर्ट करते हैं। वो कस्टम इंटेलिजेंस भी जो है वो नारकोटिक्स भी पकड़ रहा है, लिकर भी पकड़ रहा है, ड्रग्स को भी पकड़ रहा है, कपड़ा भी पकड़ रहा है, वही काम कलेक्ट्रेट भी कर रहा है। तो डाइकोटमी है और राइवलरी ऑफ इंटरेस्ट की वजह से राइवलरी भी, प्रोफेशनल राइवलरी आ गई कि वो कहेगा मैं पकड़ूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुनशियात की स्मगलिंग और उसकी रोकथाम एक बड़ा इशू है।
कलेक्टर कस्टम्स रावलपिंडी इस्लामाबाद आसिफ हरगन दावा करते हैं कि स्मगलिंग को परखने का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम ही सिरे से वजूद नहीं रखता। वो मुनशियात के वो आदाद शुमार जो कस्टम्स समेत दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे सामने लाते हैं उनको तस्लीम नहीं करते। स्मगलिंग को मेजर करने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है, ऑथेंटिक मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। बहुत सारे सर्वेज़ में पढ़ भी रहा होता हूँ, हम सुन भी रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इतने अरबों रुपए की स्मगलिंग हो गई, इसी तरह इतनी तादाद में मंशियात स्मगल होगी। मेरे इस पे नज़रिया ये है कि अगर हमारे पास ये डाटा हो कि स्मगलिंग हो रही है तो उस वक्त हम उसको पकड़ ना लें। हमारे पास ये डाटा तो होता है कि कितने हमने सीज़र किए, कितनी हमने ड्रग पकड़ ली, कितना हमने दूसरे सामान जो स्मगल शुदा है उनको पकड़ लिया, तो इस हवाले से हम तजिया कर सकते हैं। कलेक्टर कस्टम्स बताते हैं कि उनके इलाके में मुनशियात के स्मगलर्स किस तरह मुनशियात स्मगल करने की कोशिश करते हैं और आमतौर पर किस तरह के हरबे इख्तियार करते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और जो क्रिमिनल्स हैं उनका जो खेल है, इसको हम बिल्ली चूहे का खेल कहते हैं कि वो क्रिमिनल्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अस, कि हम उनका एक कंसीलमेंट का मेथड पकड़ते हैं तो वो अगली दफ़ा कोई नया मेथड लेकर आते हैं। तो ये परमानेंट स्ट्रगल है। वो इनोवेशन में जाते हैं तो हम उस इनोवेशन को पकड़ने के लिए अपने अंदर इनोवेटिव टेक्निक्स, इनोवेटिव स्किल्स पैदा करते हैं। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद सैयद अली रजा से जब हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने पूछा कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो उन्होंने बताया कि इट इज़ आवर फोकस कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो चेन्स हैं, जो सेल परचेज़ की चेन्स हैं, वो टूटे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टूटी हैं। पिछले दिनों इन दिनों के अंदर ही 34 FIRs दर्ज की हैं, जिनका लिंक अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के साथ बनता है। इसमें हमने कितने जो है किलोज में चर्स, फ्यून, आइस, पिल्स, ड्रेन, लिकर तक हमने रिकवर किए हैं। सो वो यकीनन एक फोकस है। मुनशियात के स्मगलर्स ने एक कदरे जदीद और नया तरीका इजाद किया है, वो ये कि मुनशियात की सप्लाई के लिए छोटे मेल पार्सल के जरिए मुल्क से बाहर भी भेज रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट से मुनशियात मुल्क के अंदर भी लाई जा रही हैं। एक जो हमने रिसेंट ट्रेंड देखा है वो इंटरनेशनल मेल ऑफिसेस का देखा है कि लोग छोटे छोटे पार्सल्स में कोई चीज़ डिक्लेयर करके, कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर मुनशियात या ड्रग्स को छुपा के लाया जाता है। समंदर के रास्ते मुनशियात की स्मगलिंग एक पुराना और आजमूदा तरीका है और बहुत से माहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारान इस तरफ इशारा करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि कस्टम्स के पास समंदर के रास्ते स्मगलिंग की रोकथाम या समंदरी रास्तों की निगरानी के लिए एक बोट तक नहीं। सिर्फ ये कह देना कि जी हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा, FC जो है वो इनका सपोर्ट करे, FC की और बहुत जिम्मेदारी है। आप बुनियादी महकमा जो है वो कस्टम का है, उसको सपोर्ट करेंगे तो एंटी स्मगलिंग का काम होगा। बाकी आप भले जिसको मर्जी कहते रहें कि स्काउट्स करेंगे फलां का, ऐसा नहीं होता। जो काम जिसका है उसी को साजे। तो कस्टम्स को सी परफॉर्मेंस कस्टम की बहुत बेहतर थी एक ज़माने में, अब बोट्स ही कोई नहीं है इनके पास। दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। ज़ेरे इलाज एक मुनशियात के आदी नौजवान ने हम इन्वेस्टिगेट्स को अपनी कहानी यूं बताई। मैं ड्रग ले रहा था, चरस पी रहा था काफ़ी टाइम से, तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मेरी अम्मी ने ये फ़ैसला किया, इनको फ़ोन कॉल की और फिर मैं यहाँ आ गया। पिशावर, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी और सवात में मुनशियात के हवाले से कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी ने हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम को बताया, चारसद्दा, पेशावर, मर्दान और इस तरह फिर सवात, तीर, मलकंड, मुमन और ये जो इलाके हैं ये इसकी लपेट में है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान स्मगल होने वाली वीट के बारे में कस्टम्स कलेक्टर इस्लामाबाद एयरपोर्ट कहते हैं, रिसेंटली हमने ये 2 केस किए वीड के। वीड बेसिकली हैश की एक किस्म है, ये बाहर से आती है मोस्टली। ये दोनों केस जो थे ये मेरे ख्याल में थाईलैंड से ये आए थे और फेक एड्रेसेस दे के लोग भिजवाते हैं। अब ये एक वीड एक ऐसी चीज़ है जो नई पाकिस्तान में आना शुरू हो रही है।
میں 15 سال سے لے رہا ہوں، لیکن کافی ٹائم سے میری کنڈیشن تھوڑی خراب ہو گئی تھی، مطلب گھر میں لڑائی جھگڑے بھی تھے اور فیملی منع کرتی تھی کہ نہ کرو، لیکن میں نے پھر بھی ان کی بات نہ سنتے ہوئے اپنے کام کو یعنی ڈرگس لیتا رہا میں۔ اسلام آباد میں منشیات سے چھٹکارا پانے کے لیے زیر علاج مریضوں کی اکثریت نشہ چھوڑ دینے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اس دعوے پر فوری طور پر یقین کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کی اکثریت چند ماہ کے علاج کے بعد دوبارہ نشے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ شفایاب ہونے والے نوجوان حسن کی کہانی ہمت اور حوصلے کی کہانی ہے۔ حسن نے ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم کو بتایا، پہلے دن میں کچھ دوستوں کے پاس گیا، وہ وہاں پہ آئس کر رہے تھے اور انہی کے ساتھ مل کے میں نے آئس کی فرسٹ ٹائم، دین میں اکیلے کرنے لگ گیا تھا آہستہ آہستہ، اور 4 to 5 منتھ میں نے ریگولر آئس کیا۔ شفایاب ہونے اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹنے والے حسن کی اہلیہ نے اپنی یادداشت کو کریدتے ہوئے ہم انویسٹیگیٹس کو بتایا کہ جب ان کا سٹارٹنگ میں نے بیہیویئر چینج دیکھا، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی، عجیب تھا، مطلب مجھ پہ آہستہ آہستہ شک کرنے لگ گئے تھے۔ خود بھی جب اچھی کنڈیشن میں ہوتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ میں ایسی نہیں ہوں، بٹ جب ان کی بیڈ کنڈیشن ہوتی تھی تو انہیں فیل ہوتا تھا کہ مطلب شک کرنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 40 سے 60% نشے کے عادی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ عادت ان کے جینز کے ذریعے ملی ہے۔ 40 to 60% جو نشے کی بیماری ہے وہ جینز میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ہم نے ایکسپیرینس میں ایسا دیکھا بھی ہے کہ جن کے فادر یا مدر یا ان کے خاندان میں کوئی بھی نشہ کرتا ہے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں۔ سنی ٹرسٹ کی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد نشے میں مبتلا ہے، اور ہمارے پاس ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں۔ یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی یونیورسٹیز میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آئس انفیکٹ لڑکیاں بھی کر رہی ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچوں میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں ڈاکٹر وجیہہ ظفر نے ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم کو بتایا۔ مجھے بچے نے رپورٹ کیا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اسموکنگ میں، ہی واز لائک کہ مجھے فرینڈ نے کہا ایک ٹرائی کرو، مجھے نہیں اچھا لگا، بٹ اس نے فورس کیا کہ چلو 2-3 دفعہ اور کرو۔ نا ہی از لائک کہ میں چوریاں کرتا ہوں، میں گولڈ بیچ چکا ہوں اپنی مدر کا، اور وہ بالکل ایسا بچہ نہیں تھا۔ صرف اسلام آباد میں ایک ہفتے میں 100 کروڑ روپے کی منشیات فروخت ہوتی ہیں۔ ایک ہفتے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 100 کروڑ سے بھی اوپر۔ سندھ میں ہب چوکی کے پاس ایک بہت بڑے سرکاری عہدیدار کی شراب کی غیر قانونی فیکٹری ہے۔ ہب چوکی کے پاس جو ہے بہت بڑی عہدیدار کا جو ہے شراب بنانے کا فیکٹری ہے، بالکل ہے، جس سے پورے سندھ میں سپلائی ہوتی ہے۔ لاہور میں بھی ایسا ہی ہے جی۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ڈرگز کو فروغ دیتے ہیں۔ پروموٹ کریں گے تو دکان چلے گی، دکان چلے گی تو لوگ ٹھیک ہوں گے تو پھر دوبارہ خراب ہوں گے، پھر ٹھیک ہوں گے، تو اس سے پیسہ بنے گا۔ منشیات کا استعمال کسی ایک طبقے تک محدود نہیں، بلکہ یہ تمام طبقات میں پھیل چکا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس، جسے ANF کے نام سے جانا جاتا ہے، ملک میں انسداد منشیات کا سب سے اہم ادارہ ہے، اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں اس ادارے کا کردار سب سے اہم ہے۔ ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم نے اس ادارے کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کچھ بنیادی سوالات ارسال کیے، جن کا ایک اکیڈمک جواب ضرور موصول ہوا ہے، جس میں ANF کی طرف سے انسداد منشیات کی کارروائیوں کی تفصیل موجود ہے، اور ملک کے مختلف حصوں میں ANF کی کارروائیوں میں برآمد ہونے والی منشیات کی تفصیل بھی موجود ہے، جس کو سراہا جانا چاہیے۔ ANF کی نفری 3000 افراد پر مشتمل ہے، جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی پاکستان کی افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ لگنے والی سرحد کو جدید ترین ہتھیاروں اور دوسرے ذرائع نقل و حمل سے لیس کئی منشیات اسمگل کرنے والے گینگ سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ ANF کئی مرتبہ وفاقی حکومتوں سے یہ درخواست کر چکی ہے کہ اس کی نفری کو کم از کم 10,000 افراد تک کر دی جائے، تاکہ منشیات اسمگلنگ کی روک تھام کے دوران
सामने आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी वफाकी हुकूमत ने शायद इस मुतालिबे को संजीदा नहीं लिया। मुनशियात के खिलाफ जंग में अभी तक ANF के 24 अहलकार जान की बाजी हार चुके हैं और ये जंग जारी है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने पाकिस्तान में इंसदाद मुनशियात के सबसे बड़े और अहम इदारे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ड्रग डिमांड रिडक्शन राजा तारिक कियानी से पाकिस्तान में तेजी के साथ बढ़ती हुई स्मगलिंग और उसके जिम्मेदारों के हवाले से बातचीत की। राजा तारिक कियानी के मुताबिक ANF को अफरादी कुव्वत में कमी का सामना है और दूसरी बड़ी वजह तवील सरहदी इलाके हैं जिनको हम अभी तक मुनशियात के स्मगलरों से पाक नहीं कर सके। मोर देन 2200 किलोमीटर बड़े बॉर्डर के साथ इतना आसान नहीं है कि आप जो ना वो चीज़ों को उस तरीके से इफेक्टिवली रोक सकें कि उनकी आमद से, और जिस तरह हमारी उनके दरमियान ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है उसमें भी इतना, तो जैसे कि हमारा मुल्क में जो जिस तरह वसाइल हैं आप जानते हैं कि मैन पावर हमारी आपके नॉलेज में अराउंड 3000 है। ANF जो अफगानिस्तान, भारत और ईरान के साथ पाकिस्तान की हजारों किलोमीटर तक फैली सरहदी पट्टी को स्मगलरों से महफूज बनाने की कोशिश में मसरूफ है। उसके पास माजी में 3 हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे जो कोरोना वबा के बाद नाकारा हो चुके हैं। ANF के पास 3 हेलीकॉप्टर MI-17 जो थे वो हैं अभी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ सर्विस हैं और वो बिल्कुल बलूचिस्तान में ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत होती थी कि हमें ड्रॉप करने के लिए अपने ऑफिसर्स को ऑपरेशनल एरिया में। तो अभी वो उनकी इंशाल्लाह कोई प्रोसेस में है और गवर्नमेंट ने कुछ फंड भी अप्रूव कर दिया है। मुनशियात के स्मगलर मुल्क के अंदर मुनशियात की सप्लाई के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। आलू का कंटेनर था पोटैटोज़ का, तो अब आलू काट के उसको अंदर से खाली करके उसके अंदर एम्फेटामिन जो आइस है भरी और फिर उनको वापस उसी तरह स्टिक कर दिया, लगता नहीं था कि आलू कट लगा हुआ है, और फिर उन आलू को जो नॉर्मल आलू थे उनके अंदर डाल दिया। इस चीज़ को ट्रेस करना ये ANF का ज़रा एक अपना एक स्पेशल नेटवर्क का सिस्टम है। अगरचे ANF की कारकर्दगी पर सवालात उठाने वालों की कमी नहीं, लेकिन ANF के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की शदीद कमी है और शायद यही वजह है कि ANF मुनशियात की स्मगलिंग और उसका कारोबार करने वालों को अभी तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकी। साबिक कबायली इलाके और पाक अफगानिस्तान सरहद के साथ वाक़े अहम तरीन जिला खैबर को पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाई जाने वाली मुनशियात का गेटवे करार दिया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर पर लगाई जाने वाली बाढ़ के बाद अगरचे मुनशियात की फरावानी में कमी आई है, लेकिन फिर भी बाज़ मकामात पर मुनशियात स्मगलर बाढ़ को तोड़कर मुनशियात की तरसील का धंधा जारी रखे हुए हैं। ज़िले पुलिस ऑफिसर खैबर सलीम अब्बास कुलाची ने हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम के साथ बात करते हुए जिला खैबर में मुनशियात के कारोबार और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को यूं बयान किया। हेरोइन वगैरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं उस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया, खैबर पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया। अगर हम इसकी पिछले 1.5 साल के अंदर एक मुतताद अंदाजे के मुताबिक मैं बात करूं तो हम 75 से 80 फैक्ट्रीज़ छोटी या बड़ी बाशमूल हम उनको तबाह कर चुके हैं। पहाड़ी इलाका और माउंटेनियस एरिया है हमारा, माउंटेन रेंजेस हैं, उसके अलावा आबादी बैठी हुई है, तो वहाँ पे भी कुछ ड्रग स्मगलर्स ने अपनी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाई हुई थी जिनको खैबर पुलिस ने जाके ऑन ग्राउंड उनको बस्ट किया, वहाँ से रिकवरीज़ की, ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और साथ साथ फैक्ट्रीज़ को कुछ को वहीं पर जला दिया गया और कुछ को वहीं पर बस्ट कर दिया गया। DPO खैबर बताते हैं कि नए और ख़तरनाक नशे आइस ने सब कुछ बदल कर रख दिया है और आइस इस्तेमाल करने वालों की न सिर्फ तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है बल्कि जराइम का ग्राफ भी बुलंद हो रहा है। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़ जो या उसको आइस के साथ वो कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल नींद का ना आना है 3 से 4 दिन, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना है उस पीरियड में व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग। दिलेरी के साथ किसी भी जगह पे वो कर देना, किसी की जगह पे कूद पड़ना। फॉर एग्जांपल इस तरह के हीनियस क्राइम कमिट कर देना कि किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं, आपने किसी से पैसे मांगे हैं, मोबाइल मांगा है, उसने आपको हल्का सा रेजिस्ट किया तो आपने उसको गोली मार दी है। तो जब हम उनको प्रूव करते हैं, उनको फर्दर इंटरोगेट करते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो आइस का एडिक्ट है। सलीम अब्बास कुलाची कहते हैं कि सबसे संगीन गलती ये है कि हमने
नशे की आदत को एक समाजी शर्मिंदगी या तौहीन के साथ जोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसकी इल्लत के शिकार लोगों के इलाज में मुश्किलात का सामना है। ड्रग की एडिक्शन है, किसी को भी लग सकती है, इट इज़ अवेलेबल। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसको इतना एक शर्मिंदा काम बना दिया। ऑल्दो बहुत बुरा काम है, ड्रग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वालिदैन को पता चल भी गया, फैमिली को पता चल भी गया, तो नोबडी हेल्प देम। किसी ने ये नहीं किया कि उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जमा करवाएं, हम उनका प्रॉपर इलाज कराएं, इसको हम किसी डिजीज़ की तरह लें, किसी बीमारी की तरह लें, लेकिन हमने इसके साथ स्टिग्मा अटैच कर दिया। हम इन्वेस्टिगेट्स ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुनशियात की सूरत हाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी के हवाले से IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान से बात की। ड्रग्स का जो इशू है वो अभी शिफ्ट हो रहा है सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ, जिस पे KP पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। हमने आइस 1361 kg पकड़ी है, चरस हमने इस साल कोई 11,581 kg पकड़ी है, जो किसी भी दूसरी एजेंट से शायद ज़्यादा है। 905 kg हेरोइन पकड़ी गई है। पंजाब आबादी के तनासुब से मुनशियात की सबसे ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करता है। शायद यही वजह है कि पंजाब में कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी ऐसे लोगों की तादाद दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा है जो मुनशियात की स्मगलिंग, सप्लाई और फरोख्त जैसे धंधों में मुलविस हैं। सिर्फ लाहौर पुलिस के सैकड़ों मुलाजमीन को मुनशियात के इस कारोबार में मुलविस होने की वजह से मुलाजमतों से निकाला गया है और मुकदमात का सामना है। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान में मुनशियात एक सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने अपने तौर पर मुनशियात के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। लेकिन जिस किस्म का ये खौफनाक सैलाब है, उस सतह की संजीदगी और इदारों के दरमियान इत्तफाक राय नहीं पाया जाता और मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक मजबूत महाज नहीं बनाया जा सका। जहां इदारों की काविशें अलग अलग नजर आती हैं, वहीं पर मुनशियात स्मगलरों की पाकिस्तान और ख़ास तौर पर नई नस्ल के खिलाफ जंग एक ऐसी मुश्तरक और मजबूत जंग नजर आती है जो तालिब इल्मों से लेकर नौजवान लड़कियों तक को तेजी के साथ अपनी लपेट में ले रही है। तादाद ज़्यादा है लड़कियों की और केसेस भी लड़कियों की ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। उनको ब्यूटी के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको एक्सेप्टेंस के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको वेट के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, राइट। तो वो उसमें एक्सेप्टेंस के लिए बहुत सारी इन चीज़ों का शिकार हो रही हैं। डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है। वाई? बिकॉज ड्रग का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में तेजी के साथ बढ़ते हुए मुनशियात के इस्तेमाल और ख़ास तौर पर नौजवान तालिब इल्मों में नशे के रुझान के तमाम तर ज़ाविये तबाहकुन मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। सिविल हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारान अगरचे ये दावा करते हैं कि मुनशियात की स्मगलिंग और आम लोगों तक इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये तमाम किरदार रिवायती बयानबाजी के तसलसल को बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ हैं और खुद भी खतरे से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। लेकिन क्या सिर्फ आगाह रहना ही मसले का हल है? इससे आगे बढ़कर हर सतह पर अमली इक़दाम करना नागुज़ीर हो चुका है। फैसला यकीनी तौर पर फैसला साजों के हाथों में है कि वो कब आगे बढ़कर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं।